क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूपी इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया या नहीं? ये 7 मिनट का वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका ज़मीर, आपका दिल आपको इस सवाल का जवाब देगा। यूपी इलेक्शन की कैंपेनिंग में मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बात बहुत पसंद आई कि वो बार बार यूपी इलेक्शन की कैंपेनिंग में ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पर अपने किसी पर्सनल मफाद के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यूपी के मुसलमानों को उनका सियासी हिस्सा दिलाने के लिए आया हूँ। क्या ओवैसी साहब से पहले वहाँ के जो सेकुलर पार्टीज है वो मुसलमानों को सियासी हिस्सा नहीं देते थे? अगर हम 2012 के यूपी के असेंबली इलेक्शन पर नजर डालें जिसमें ओवैसी साहब ने हिस्सा नहीं लिया था, तो आप ये जानकर हैरत करेंगे कि उस वक्त 2012 में 403 एमएलएस में से 71 यानी 71 मुस्लिम एमएलएस कामयाब हुए, जो कि एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि यूपी के असेंबली में 71 मुस्लिम एमएलएस हुआ करते थे। मैं ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ये जब से आप जो बाजू स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें उन 71 मुस्लिम एमएलएस के नाम, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका पार्टी का नाम, उन्होंने कितने वोट लिए और कितने वोट से किसको हराया, वो सारे डिटेल्स मौजूद है। ये सारे डिटेल्स मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया हूं। मुसलमानों का यूपी में ये इत्तेहाद और इत्तेफाक को देखते हुए बीजेपी ने 2017 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी इलेक्शन में उतारा। उसके बाद AIMIM के सारे मुस्लिम कैंडिडेट उन जीते हुए मुस्लिम एमएलएस के खिलाफ उतरे, जिससे हुआ ये कि जब 2017 का यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैं बहुत दर्द और तकलीफ से कह रहा हूं, आप ये जानकर हैरत करेंगे कि उन 71 मुस्लिम एमएलएस में से सिर्फ 26 मुसलमान कामयाब हुए, बाकी 45 मुसलमान एमएलएस हार गए। उसके बाद ओवैसी साहब की और बीजेपी की इस पॉलिसी को देखकर यूपी के मुसलमानों ने कुछ हद तक सुधार लाया और 2022 में मुत्तहिद होकर वोटिंग किया, जिससे हुआ ये कि 2022 के इलेक्शन में तो बीजेपी जीत तो गई, मगर 26 मुसलमानों की जगह 36 मुस्लिम एमएलएस कामयाब हुए। जो ओवैसी साहब ने 2017 में यूपी के मुसलमानों पर 45 एमएलएस का जख्म जो दिया था, उसमें से सिर्फ 10 जख्मों को ही यूपी की आवाम भर पाई। कुछ हमारे नासमझ भाई लोगों का यह मानना है कि यूपी में असद साहब ने तो सिर्फ 100 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया, बाकी सारे सीटों पर बीजेपी कैसे जीती। ओवैसी साहब ने तो सिर्फ यूपी में कॉन्टेस्ट किया, दूसरे 4 स्टेटों में बीजेपी कैसा जीती। मेरे भाइयों, ओवैसी साहब से कई ऐसे हेट स्पीचेस दिलवाया गया जिससे गैर मुस्लिमों को काफ़ी, उन लोग को इन बीजेपी की आईटी सेल ने उस वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए उन लोग को डराने की कोशिश की। जैसा कि ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट में, एक कैंपेनिंग में उन्होंने कहा, यूपी की पुलिस वालों से को वार्निंग देकर कहा, मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। कि देखो, जब योगी और मोदी चले जाएंगे उसके बाद तुम्हें बचाने कौन आएगा। यानी जब हम तुम्हारे से जब बदला लेंगे तो जब तुम्हें कौन बचाएगा। तो ऐसे वीडियोस को बीजेपी का आईटी सेल लेकर उसमें कैप्शन डिटेल्स नीचे मैटर ये लिखकर वायरल कर रहा था यूपी में कि देखो हमारे हिंदू भाइयों, अगर हम योगी जी हार जाएंगे तो ये ओवैसी, ये मुसलमान पुलिस वालों को वार्निंग दे रहे हैं, पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, तो फिर तुम किस खेत की मूली है, तुम्हारे साथ ये लोग क्या हशर करेंगे। इस अंदाज में वहां के हिंदुओं को डराया गया ओवैसी साहब से ऐसे स्टेटमेंट दिलवा के। यूपी में मेरे कुछ कांग्रेसी गैर मुस्लिम हिंदू दोस्त है
जो मुझे कुछ अपडेट्स दे रहे थे कि बीजेपी का आईटी सेल वहां पर किस अंदाज में काम कर रहा है। जैसा कि इलेक्शन से जो फेस पे इलेक्शन है, उस फेस के इलेक्शन से एक 8 दिन पहले पीर के दिन, पीर मिसाल के तौर पे पीर के दिन सुबह एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का, फिर शाम में एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, फिर मंगल के दिन एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का, फिर मंगल के दिन शाम में एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। तो इस अंदाज में रोज सुबह एक शाम एक, सुबह एक शाम एक, ऐसे वीडियोस उन लोग को भेजे गए और उनको डराया गया। अरे हिंदुस्तान, हम 25 गॉड है ना, तुम 100 गॉड है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। और वहां पर वो कामयाब भी हासिल करने में कामयाब हुए। इलेक्शन से 3 महीने पहले यानी 90 दिन में असदुद्दीन ओवैसी साहब के यूपी इलेक्शन पर सारे इंडिया के नेशनल चैनल्स, 90% चैनल्स ने करीब 450 बार उनसे डेबिट किया, उनके साथ बातचीत की या उनके इंटरव्यूज़ को कोट किया या उनके स्टेटमेंट्स को सारे चैनल्स पे करीब 450 बार कोट किया गया। और वारिस पठान जो कि महाराष्ट्र के साबिका एमएलए रह चुके एआईएमआईएम के, उनको 92 टाइम्स करीब उनको नेशनल चैनल्स पर डेबिट पे या उनके स्टेटमेंट्स को बताया गया। जबकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि वारिस पठान साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ एक मर्तबा के एमएलए रह चुके, बाकी उनका और कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। उनको नेशनल टीवी के नेशनल चैनल्स पर गोदी मीडिया ने करीब 92 टाइम्स एक्सपोज करने की कोशिश की। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। जबकि उसी इलेक्शन चल रहा है यूपी का और महाराष्ट्र के साबिका एक टाइम के एमएलए को लाकर यहां पर बात की जा रही है। जबकि उस यूपी में 2017 में 71 मुस्लिम एमएलए रह चुके। उन 71 मुस्लिम एमएलए में से कई मुसलमान एमएलओ के पास जब ये गोदी मीडिया के लोग जाकर पूछे कि आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे साथ डेबिट कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको ये सवाल करेंगे, आपको ये जवाब देना होगा, तो उन हिंदू मुस्लिम इशू पे बात करना होगा, तो उसमें से कई एमएलएस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब, हमारे रसूल, हमारी कुरान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बोले या दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ बोले। हमें इस बात की इजाज़त नहीं है, हमारे इस्लाम से हम ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये एमपी साहब और ये वारिस पठान साहब दोनों वेलकम किया उन मीडिया चैनल वालों को, और वहाँ पे एक मखसूस मजहब को लेकर बार बार इश्यूज उठाते रहे, जिससे नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर बीजेपी जीतने में काफ़ी कामयाब रही। मेरी ये आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप सोच समझ के अपना वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। इन फ़िरका परस्त पार्टियों में मत जाइए, इनके खिलाफ काम कीजिए, सेकुलरिज्म की तरफ आइए।